नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 की मैथ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 4.1 के सवाल। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के बारे में। मैंने आपको बहुपद में बताया था कि राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक चर राशि, दूसरी अचर राशि। तो चर राशि कौन कौन सी होती है? ऐसे राशियां जिनका मान स्थिर नहीं होता है, जैसे x, y, z, p, q, r। तो ऐसी राशि को क्या बोलेंगे? हम चर राशि बोलेंगे। इनका मान स्थिर नहीं होता है, ये सवाल के अकॉर्डिंग इनका मान बदलता रहता है, जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी इनका मान हो सकता है। दूसरी राशि है अचर राशि। अचर राशियां कौन सी राशि होती हैं? ऐसी राशियां जिनका मान स्थिर होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, मतलब कि वैसी राशियां जिनका मान अंकों में होता है। अब यहां 3 का मतलब 3 ही हो जाएगा, 4 का मतलब 4 होगा, तो इनका मान 4 का मान 4 ही होगा, इसका मान बदलेगा नहीं। तो जिनका मान स्थिर होता है वो क्या बोलेंगे? हम अचर राशि बोलेंगे। और जिनका मान स्थिर नहीं होता है, उस सवाल के अकॉर्डिंग उनका मान आता है, उसको क्या बोलेंगे? हम चर राशि बोलेंगे। देखिए, अब जानेंगे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए, ध्यान समझिए, रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि जो चर राशि है उसकी घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहां पे एक चर राशि मान लीजिए x है और दूसरी चर राशि y है, तो इसका भी घात 1 होना चाहिए, इसका भी घात 1 होना चाहिए। तो हम इसे कहेंगे कि यह सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस c। ध्यान समझिए, अब यहां पे हमको दो चर राशि मिल गई, एक चर राशि x है, दूसरी चर राशि y है। अब इनका समीकरण आपको मालूम होना चाहिए कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं। क्या पक्ष? कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। और दोनों पक्षों के बीच में क्या होता है? बराबर का चिन्ह होता है। तो बराबर के पहले एक पक्ष होता है और बराबर के बाद एक पक्ष होता है। तो यदि बराबर के पहले एक पक्ष हो और बराबर के बाद दो पक्ष हो, तो इसको क्या बोलेंगे? हम समीकरण बोलेंगे। तो यहां पर ध्यान समझिए, यहाँ पे एक चर राशि x है, एक चर राशि y है और दोनों के बीच में बराबर है, तो ऐसे समीकरण क्या बोलेंगे? हम दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर राशि वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। संकेत दिया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। ध्यान समझिए, नोटबुक की कीमत दिया हुआ है, नोटबुक की कीमत इक्वल टू 2 गुणे कलम की कीमत। ध्यान समझिए, नोटबुक की कीमत जो है वो कलम कीमत कितना है? 2 गुना है, तो 2 गुणे कलम की कीमत। तो नोटबुक कीमत संकेत में दिया हुआ है, मान लीजिए इसका कीमत क्या है? x रुपए है और कलम की कीमत कितना है? 2 गुणे कलम कीमत कितना दिया हुआ है? y। तो यहां पे हम 2 गुणे कलम कीमत कितना है? y लिख दिए। अब ध्यान समझिए, ये क्या बन गया? एक समीकरण बन गया, क्योंकि समीकरण में क्या होता है? एक बराबर होता है, बराबर के दाहिने साइड एक पक्ष होता है और बाएं साइड एक पक्ष होता है, तो दोनों साइड एक एक पक्ष होते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2y को हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे प्लस में है 2y। ध्यान समझिए, 2y किस में है? प्लस में है। इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y इक्वल टू 0। यही क्या है? आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ध्यान समझिए, पहला दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। 5 ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। अब इस समीकरण को निरूपित करना है किसके रूप में? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। तो यहां पे हम लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में रखने पर। चलिए, अब आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में निरूपित कर लीजिए। ध्यान समझिए, यहां देखिए बराबर के आगे क्या है? 0 है। यहां बराबर है क्या है? 9.35 है। तो हमको क्या करेंगे? यहां पे 0 लाने के लिए हम 9.35 को क्या करेंगे? हम बराबर के इस साइड ला लेंगे, तो हमारा समीकरण जो प्राप्त होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां दिया हुआ 2x प्लस 3y को ऐसे लिख देंगे। अब 9.35 है, इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस में था तो इधर आएगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। माइनस 9.35 इक्वल टू, अब यहां से ये इधर इस पक्ष में चला जाए तो क्या हो जाएगा? यहां पे 0 बचा, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे हम? 0। ध्यान समझिए, तो ये आपका एक आंसर तो ये हो गया।
चलिए दूसरा कह रहा है कि ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण है उसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर, अगर हम तुलना करेंगे, ध्यान समझिए, यहाँ यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ ए है, एक जगह क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बी वाई है, यहाँ वाई का गुणनखंड क्या है, 3 है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे प्लस सी है, अब सी के स्थान पे यहाँ क्या है, सी के स्थान पर है -9.35। ध्यान समझिए यहाँ प्लस सी है तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो सी का वैल्यू किस में है, माइनस में है। ध्यान समझिए सी का वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो ए का वैल्यू आ गया 2, बी का वैल्यू 3 आ गया, सी का वैल्यू -9.35 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यह ऑलरेडी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको सिर्फ ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा। ध्यान समझिए यहाँ यक्स गुणनखंड ए है, यहाँ यक्स गुणनखंड क्या है, 1 है, तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, बी का सॉरी वाई का गुणनखंड यहाँ क्या है, बी है, तो वाई का गुणनखंड क्या है, -1/5 है। ध्यान समझिए यहाँ पे क्या है, वाई का गुणनखंड है -1/5 है। जैसे अगर मान लीजिए -y/5 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं बराबर -1/5 इंटू वाई लिख सकते हैं। तो y का गुणनखंड क्या है, -1/5। तो हम इस समीकरण से तुलना कर रहे हैं, तो y का जो गुणनखंड b है, इसमें y गुणनखंड क्या है, -1/5, तो यहाँ -1/5 लिख देंगे। चलिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, c के स्थान पर -10 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, -10। तो आपका एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर क्या हो गया, समीकरण हो गया x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -2x प्लस 3y प्लस बराबर 6 दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर, चलिए तो इसको हम इस समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पे ax है, a जब क्या है -2x प्लस बी वाई जब क्या है 3y। देखिए प्लस सी है, यहां प्लस सी नहीं दिया हुआ है, इक्वल टू 0 है, तो यहां पे हमको 0 लाना है। 0 लाने के लिए 6 को हम इस साइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां 6 प्लस में है, इधर आए किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए ये तो आपका एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर कह रहा है कि ए और बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा। देखिए यक्स गुणनखंड क्या है, a है, यहाँ यक्स गुणनखंड क्या है, -2 है, तो क्या हो जाएगा -2। b इक्वल टू हो जाएगा, b का गुणनखंड y गुणनखंड यहाँ b है, यहाँ y गुणनखंड क्या है 3 है, क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए प्लस c है, तो यहाँ c के स्थान पर क्या है -6 है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। तो आपका दूसरा आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिया हुआ है x इक्वल टू 3y, दिया हुआ है x इक्वल टू 3y। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर, चलिए इसको, ये समीकरण को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिख दिए। मतलब बराबर के दूसरे साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए कैसे होगा, यहाँ x है, हम x लिख देंगे। देखिए अब 3y को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 3y। अब देखिए यहाँ प्लस c है तो यहाँ c के स्थान पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि प्लस c इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया हुआ है, इक्वल टू 0। तो आपका एक समीकरण ये प्राप्त हो गया। अतः पहला आंसर यही है। दूसरा आंसर क्या कह रहा है कि a, b और c का मान ज्ञात करना है। देखिए अगर हम इस समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x का गुणनखंड a है, यहाँ x गुणनखंड क्या है, 1 है, 1 हो जाएगा। b का मान हो जाएगा, देखिए यहाँ y का गुणनखंड क्या है, b है, यहाँ y गुणनखंड क्या है, -3 है, क्या हो जाएगा, -3। अब देखिए प्लस c है, यहाँ c इक्वल टू क्या है, c के स्थान पर 0 है तो c इक्वल टू 0 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x इक्वल टू माइनस 5y। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x इक्वल टू माइनस 5y। चलिए लिखेंगे इसको, समीकरण मान लीजिए 1 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर, चलिए इसको आप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ 2x है, 2x से लिख देंगे, प्लस by है तो यहाँ y वाले को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो इस साइड प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5y। अब देखिए प्लस c है तो यहाँ c के स्थान पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं c इक्वल टू 0 मान लेते हैं, इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि ये जो है -5y इस साइड आ गया है तो क्या है, यहाँ बचा 0 हो गया। चलिए तो ये आपका पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट में आंसर पूछ रहा है कि a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब आपको समीकरण मान लीजिए 2 है, अब इस समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कर लेंगे तो यहाँ x गुणनखंड a है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ x गुणनखंड क्या है, 2 है तो a इक्वल टू 2 हो गया। b इक्वल टू हो जाएगा, देखिए y गुणनखंड क्या है, b है, यहाँ y गुणनखंड 5 है, 5 हो जाएगा, और c इक्वल टू प्लस c है, यहाँ c के स्थान क्या है, 0 है, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर, चलिए अब इस समीकरण को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए ax इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, यहाँ 3x लिख देंगे, प्लस यहाँ by है, यहाँ y का कोई पद नहीं है, क्या करेंगे हम 0 इंटू y लिख सकते हैं क्योंकि 0 से y को गुणा करेंगे तो फिर उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्लस c है तो यहाँ c के स्थान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इक्वल टू 0। तो एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर क्या पूछ रहा है, a, b और c का मान पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 की तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यह गुणनखंड a है, यहाँ पे x गुणनखंड 3 है, a इक्वल टू 3 हो जाएगा। b का गुणनखंड y का गुणनखंड यहाँ b है, यहाँ y गुणनखंड क्या है, 0 है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू, देखिए c इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 हो जाएगा। आपका ये सेकेंड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
y माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर, चलिए अब इस समीकरण को हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पे x का कोई पद दिया नहीं है, इसका मतलब हम 0 इंटू x लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से अगर x गुणा करें तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है प्लस यहाँ बी वाई है, बी वाई यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे y दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्लस सी है, यहाँ सी के स्थान क्या दिया हुआ, -2 दिया हुआ है इक्वल टू 0। इस प्रकार देखेंगे कि आपका एक आंसर आ गया कि समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है, तो हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर पूछ रहा है कि a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यस गुणनखंड यहाँ a है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, y गुणनखंड यहाँ b है, y गुणनखंड के यहाँ क्या है, 1 है तो 1 हो जाएगा। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। vi 5 इक्वल टू 2x दिया हुआ है, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर, देखिए इस समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में कैसे लिखेंगे। ध्यान समझिए, यहाँ बराबर है क्या है, 0 है, तो बराबर आगे हमको यहाँ भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब 2x को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ बी वाई है, बी वाई, वाई का कोई पद दिया नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर नहीं दिया है 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से y गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस c इक्वल टू 5 दिया हुआ है, यहाँ 5 लिख देंगे इक्वल टू 0। आपका एक आंसर ये हो गया। अब देखिए a, b और c का मान पूछ रहा है, तो अगर हम समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 की तुलना अगर हम ax प्लस बी वाई प्लस सी से करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा। ध्यान समझिए, यहाँ यक्स गुणनखंड a है, यहाँ यक्स गुणनखंड क्या है, -2 है, -2 हो जाएगा। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का गुणनखंड b है, यहाँ y गुणनखंड क्या है, 0 है तो 0 हो जाएगा। मतलब b के स्थान क्या है, 0 है। c इक्वल टू क्या है, 5 दिया हुआ है। ये आपका आंसर होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।